Next question. What is recursion in C? What is recursion? What is recursion in C? अच्छा बोलो नंदिनी. The function which call itself is known as recursion. ठीक है. शार्दुल. And the function that calls itself again and again is called recursion. अच्छा. बलवेश. The function call itself again and again inside the function is called recursion. और कोई? नहीं. ओके, सो आंसर कुछ इस तरीके से होना चाहिए. द फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्शन. When the recursion function call itself and this phase end when the condition is reached, the condition is reached is called winding phase. वाइंडिंग फेस, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए. फंक्शन खुद को ही कॉल करता है और जब वो अपने एंड कंडीशन पे पहुंच जाता है तो उसको बोला जाता है वाइंडिंग कंडीशन, वाइंडिंग फेस. एंड अनवाइंडिंग फेस मतलब start when the function is reached and the control return to original function call is called unwinding phase. इसका मतलब जब वो कंडीशन पे पहुंच जाता है और फिर से अपने फंक्शन में आता है जहां से वो स्टार्ट होता है, उसको अनवाइंडिंग फेज बोलते हैं. फंक्शन जब कॉल होता है, जब वो कंडीशन पे पहुंच जाता है, उसको वाइंडिंग बोला जाता है. एंड जब कंडीशन पे रीच हो जाता है और वापस अपने ओरिजिनल जगह पे आता है, उसको बोलते हैं अनवाइंडिंग फेस. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. नेक्स्ट कंसेप्ट, व्हाट इज यूनियन? व्हाट इज यूनियन? यूनियन. अच्छा. शार्दुल. Union is a secondary data type. It is a secondary data type which is the storage is 2 bytes and it can be changed according to the data types being used in union. Like if the largest data type is float, then the size of the union is 4 byte according to the data type. अच्छा. अच्छा. हाँ बलवेश. Union is a secondary data type, is like a structure, but in that union, the maximum size of the data type is defined as the
length of the union. Suppose if the integer has the length is more than all the variable, then it counts the maximum size of the variable. Hmm. That's it. Hmm. And it is defined by using union keyword. अच्छा, ओके, ठीक है। सो मैं बताती हूँ इसका आंसर कैसे देना चाहिए। यूनियन इज अ सेकेंडरी डेटा टाइप एंड इट्स साइज इज 2 बाइट, बट एज पर द नीड साइज में चेंज। And union, we can access only one variable at a time, as it allocate one common space for all the member of union, but it does not occupy the sum of the memory of all the member। इसका मतलब ये होता है कि जैसे स्ट्रक्चर में जितने भी डेटा टाइप होते हैं उनका कैलकुलेशन करके उतना साइज मेंशन होता है स्ट्रक्चर को, बट यूनियन में क्या होता है, जिसका डेटा टाइप, वन ऑफ द वेरिएबल जिसका डेटा टाइप सबसे बड़ा होता है, वो मेमोरी लोकेशन में बाकी के सब लोग ऐड हो जाते हैं। सो दैट इज यूनियन। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टाइप कास्टिंग? टाइप कास्टिंग, अच्छा, टाइप कास्टिंग, दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप कास्टिंग। ओके, शार्दुल बोलो। टाइप कास्टिंग मीन्स कोई भी डेटा टाइप हम उसको असाइन कर सकते हैं उस वेरिएबल। अच्छा, नॉट श्योर अबाउट इट। उसके तो मतलब मुझे 2 मिनट्स याद आ रहे हैं उसके। टाइप कास्टिंग जैसे हमारा जैसे वेरिएबल या फिर फंक्शन का नाम काफी बड़ा है और उसका नाम हमको मतलब स्मॉल नेम हम उसका रखना है, तो हम टाइप कास्ट कर सकते हैं उसको। तो ये इसको टाइप कास्टिंग, हाँ, अच्छा। हाँ रिया? मैम जैसे हमारा जो डेटा टाइप इंटीजर है हाँ। मैम, अब बाद में अगर हम इसको चेंज करेंगे फ्लोट में, हाँ, तो मैम उसे ही हम टाइप कास्टिंग। okay, good. So typecasting is a process of converting one data type into another data type is known as a typecasting. For example, if you want to store a float type value to an integer type, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइप कास्टिंग। मतलब आप फ्लोट के वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो या इंटीजर के वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप टाइप कास्ट करना चाहते हो तो। सेम हाई लेवल लैंग्वेज में आप कैरेक्टर को स्ट्रिंग या स्ट्रिंग सिर्फ कैरेक्टर को स्ट्रिंग में ले सकते हो, स्ट्रिंग को कैरेक्टर में नहीं ले सकते। टाइप कास्टिंग में भी डिफरेंस है कि इसमें हो सकता है उसमें नहीं हो सकता है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. so that is typecasting. Okay, next. Describe the difference between equals to and double equals to symbol in C language. Equals to and double equals to. जिनको भी आंसर पता है प्लीज रेज योर हैंड। इक्वल्स टू एंड डबल इक्वल्स टू, अच्छा। हाँ रिया बोलो। मैम इक्वल्स टू इज ए असाइनमेंट
and ma'am double is equal to as a operator. ऑपरेटर। Yes ma'am. अच्छा, ठीक। हाँ नंदिनी। Ma'am, equals to operator is used to assign the value, and double equals is used to identify, means equal to means if it shows that A is equal to 1, means if it is equal then it's true. अच्छा, ओके। बलवेश। Ma'am, equals to operator is used to assign, is also called as assignment operator. It is used to assign the value to particular variable. And double equals to operator is also known as comparison operator. It is used to compare two variables, two values from the variable. From the variable. Okay. तनुश्री। मम इक्वल्स टू ऑपरेटर हम कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं, एंड डबल इक्वल्स टू हम वो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। ओके ओके। शार्दुल। Ma'am, equal to is a assignment operator and double equal to is a comparison operator. Assignment operator, which is used to assign the value to the variable, and comparison operator, if the two values are same, that it will give the uh, output as a true, or otherwise it will give output as a false. Okay. So equals to means assignment operator, which is used to assign the value of right hand side to the variable on the left hand side. आंसर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। And double equals to operator is a comparison operator, which is used to compare the value or expression on left hand side with the value expression on right hand side. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Now next question. What is nested loop? Nested loop. अच्छा। हाँ नंदिनी। The loop means the loop inside the loop is known as nested loop. If we have two conditions, like example, the number is divided by 5, and the second condition is the number is divided by 2. So here we use the nested loop. First condition will come in if, and then another condition will come in inside the inside the if. अच्छा। तनुश्री। loop nested loop means a condition under the loop under the loop. Suppose we have two conditions. So first is to check even and odd, and then second we have to check the number is positive or negative. That time we use nested loop. The syntax of nested loops, suppose I have used entry level loops. So for first I have to write for in for loop. I give conditions, then curly bracket open, then no, sorry, after that curly bracket open, then I give the conditions of second loop, then statement. After the curly bracket close, then I give the statement of first loop at the end, and then close. अच्छा। बलवेश। Nested loop means a loop inside the loop. Loop inside the loop. In that, first the outer loop executed the first statement. Then inside the loop is run fully. That means suppose if both the loops are from inside and outside, they have 5 conditions.
it have to run 5 times. But in nested loop, the outer condition was executed first, then inside the condition loop is executed for 5 times. That means the inside the loop is executed fully, then it increment to +1 outer loop. Hmm. Shardul? Ma'am, nested loop means loop inside a loop. It means a first loop, and inside it there will be a second loop. Uh, and the first condition of the loop which is satisfied, then only the nested loop will run, and it will also check the condition of the nested loop. Inside it, the statement will run. Then the cycle will repeat it. जब तक कि मीन्स कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती नेस्टेड लूप की, तब तक कि वो रन Don't करेगा, और use उसके we. बाद yes, then the condition will get false of the nested loop, then it will go to the first loop, outside loop, then it will check the condition of the first loop, and will, if the condition will false, then the loop will get terminated. Acha. So what is nested loop means? Loop that run within another loop is called nested loop. The first loop is called outer loop, and the another loop is called inside that loop is called inner loop. बस इतना ही बोलना था, ज्यादा उसको लेंदी लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है. ओके. What is the difference between call by value and call by reference? Call by value and call by reference. मुझे proper answer चाहिए. What is the difference between call by value and call by reference? Okay. Yes, Shardul. Well, first call by value means we are passing the value to the function, but it will send the copy of the value. In call by reference, it will uh, send it. It will send the address of the value. So it's the difference between call by value and call by reference to the function. और कोई? Anyone? Okay. So answer कुछ इस तरीके से होना चाहिए. When using a call by value, you are sending the value of a variable as a parameter to the function, whereas call by reference send the address of the variable. इसका मतलब ये है कि कॉल बाय वैल्यू में हम लोग वेरिएबल टू वेरिएबल वैल्यू को पास करते हैं फंक्शन में, और कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग यहाँ पे एड्रेस को सेंड करते हैं एज अ वेरिएबल फॉर्मेट में. तो ये मेन डिफरेंस है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Now next, what is a null pointer in C? Null pointer in C. अच्छा. हाँ शार्दुल.
Null pointer means it's not hello people. बोलो. When null pointer means it's not like it's not pointing to another variable, or we can say that it's not having any address of a variable. So it is called as a null pointer. अच्छा. हाँ बलवेश. Ma'am, null pointer is denoted. It is used to declare that the end of the string. It is used in string. It shows that the end is null, means the end of the string is completed or end. अच्छा. Yes. तो आंसर कुछ इस तरीके से होना चाहिए. Pointer that does not refer to any address of a value, but null is known as a null pointer. When we assign a 0 value to the pointer, then it become a null pointer. ओके. मैम, अलग तरीके का क्वेश्चन. हाँ बोलो. जैसे सी में गार्बेज वैल्यू रहती है, अगर वैल्यू डिक्लेयर नहीं करे तो वहाँ पे नल यूज करते हैं क्या सर? नहीं, नल की वैल्यू 0 होती है. नल की वैल्यू डिफाइंड है एज अ 0. ओके. नल की वैल्यू गार्बेज नहीं होती. गार्बेज मतलब उसमें कुछ ना कुछ अननेसेसरी वाला डेटा होता है. 0 एक वैल्यू है. ठीक है, 0 एक वैल्यू है, तो वो नल की जगह पे डिफाइन होती है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है. व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? Five types of programming language. Anyone? उसमें से अगर आपको 2-3 भी पता है तो भी चलेगा. हाँ रुतिका. मैम C, C++, Python, Java. अच्छा. शार्दुल. I know the two types of programming language, which are object-oriented and structure-oriented programming language. अच्छा. नंदिनी. मैम 2 टाइप्स के पता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड सेकंड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. अच्छा. अंकित. Two types: procedure oriented and object oriented. Yes. अच्छा. सो इसमें से मैं आप लोगों को बता दूं. प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, scripting language. Scripting is also programming language. Object oriented programming language, functional programming language, logical programming language. वो जो बोल रहे हो PHP जावा, ये सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. PHP जावा वगैरह स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है सारी. सॉरी, PHP scripting language. C++ is the object. C++ is the object-oriented programming language. Procedure means C language. Go is a functional programming language. JavaScript is a scripting language. React is also scripting language. Node.js is also scripting language. ठीक है.
Next question. Why is a C known as a mother language? बहुत बार आपने पढ़ा होगा. क्यों C को मदर लैंग्वेज बोला जाता है? अच्छा. तनुश्री. Yes, ma'am. As we all know, C is a mother language of all subjects. The syntax of C is very basic, and the first programming language is also a C. And as we know that firstly we whenever we start the programming, we first we start with the C, which is very basic language, and after मतलब इसके ही पूरे कंसेप्ट अपने आगे में all the concepts of C is used in other programming language. That's it. ठीक है. बलवेश. By C is a basic programming language. It is first in not a first invented, but with the help of a C language, there is so many languages are created with the help of a concept. With the help of C concept, so many languages are created, just like C, C++, Python, Java, etc. So that's why C is called as mother language. C is known as a mother language because most of the compiler and Java virtual machine are written in C programming. Okay, and most of the language which are developed after a C language as Python, Java, PHP, etc. etc. ठीक है. So इसीलिए C लैंग्वेज क्या है? मदर लैंग्वेज है. Now who is the founder of C? Please, ये तो सबको ही आता होगा. Who is the founder of C? Who is the founder of C? Who is the founder of C? जो कि क्वेश्चन में स्किप कर रही हूँ, उसकी जगह पे दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ. When was the C language developed and where? अच्छा. हाँ अंजलि. Ma'am, 1972 in AT&T Bell Laboratory. गुड. ठीक है. ठीक है. Okay, एक न्यू क्वेश्चन. डिफरेंस बिटवीन कैलॉग एंड मैलॉक.
मैंने बोला था आप लोगों को कि मेरा रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग देखो, अगर उसमें कुछ डाउट है तो मुझे पूछो। एंड प्लेलिस्ट में रिकॉर्डिंग है कैलॉग और मैलॉग की। My question is, what is the difference between calloc and malloc? बताओ, बताना तो है। किसी को नहीं पता, मतलब वो वीडियो देखा ही नहीं होगा तो कैलॉग और मैलॉक क्या? Ma'am, actually I know, but not clearly. बोलो तो भी। Calloc and malloc are the means it is used to allocate the memory. Like if you want to allocate the memory, like integer, character, or a float. So it is a type of an array, like how much memory you can allocate in the form of array, but you can change the size of the array using calloc and malloc. So this is the difference. Means in array it is a specific size. Like we are using a 10 integer of array, but we can't exceed it. Like 11 integer, but using calloc and malloc, we can increase the size of an array. अच्छा, सो मेन डिफरेंस बता देती हूँ मैं। कैलॉग एंड मैलॉक आर द dynamic memory allocation function, not a memory allocation function. It is a dynamic memory allocation function. ठीक है? Calloc and malloc is a dynamic memory allocation function, and the only difference between them is calloc will load all the assigned memory location with the value 0, बट मैलॉक नहीं करता। समझा? Yes. Yes, ma'am. So this is the main difference between calloc and malloc. एक और valid question. What are the valid place where the programming can apply a break control statement? ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पे हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं? Okay, yes, Nandini. Ma'am, in which case we use break. अच्छा, हाँ शार्दुल। Ma'am, in switch case statement we use break. अच्छा, सो आंसर इज लूप एंड स्विच केस। आप लूप में भी ब्रेक का यूज करते हो। यू नो व्हाट, वो वाला प्रोग्राम एरे का जिसमें मैंने आपको बाइनरी या समथिंग सॉर्टिंग पढ़ाया था, उसमें भी हमने ब्रेक यूज किया था लूप के अंदर। सो वैलिड स्टेटमेंट मींस the break control statement is valid to use inside the loop and switch case statement, switch case control statement. नाउ द मेन जो मैं हमेशा बोलती हूँ, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर, एक्चुअल वेरिएबल एंड फॉर्मल वेरिएबल। यस, actual variable and formal variable. Actual variable and formal variable.
हाँ शार्दुल बोलो. Ma'am, actual variables are which are inside the main function, and the formal variables are which are used in outside the main function, which is means in a function. These are the formal variables which are used in a function. इसका मतलब ये है कि एक्चुअल जो वेरिएबल होते हैं वो हम लोग मेन फंक्शन के अंदर यूज किए जाते हैं एंड फॉर्मल इज जो जस्ट टेम्पररी फंक्शन आप उसको बोल सकते हो. ठीक है, Yes, ma'am. Yes. एक मिनट. What is call by reference in function? What is call by reference in function? बोलो. हाँ तनुश्री. Passing the parameter by the function. अच्छा. और शार्दुल. Ma'am, the address of the variable is passed to the function. It's known as call by reference. एड्रेस. अच्छा, बस इतने ही है. हाँ बलविश. In call by reference, we can pass the pointer value. हाँ एड्रेस पॉइंटर के थ्रू एड्रेस पास करते हैं. Yes. अच्छा. So answer is when we call a function, make a function call by passing the address of actual parameter. Passing the address of actual parameter is called call by reference. Next question. Which structure is used to link the program and operating system? ये बहुत important है. Which structure is used to link the program and operating system? बोलो. प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कौन लिंक करता है? कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा लिंक करता है? स्ट्रक्चर मतलब वो स्ट्रक्चर मत समझो सेकेंडरी डेटा टाइप वाला. क्या लिंक करता है?
हाँ बलविश। अरे मैम कॉपी कंस्ट्रक्टर है सॉरी शार्दुल। मैम कंपाइलर। है तनुश्री। हेडर फाइल। कौन सी हेडर फाइल? जैसे कि हम हैशटैग इंक्लूड उसमें जो लिखता है। अच्छा अरे भगवान। और कोई? अच्छा ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। So main structure is file structure. File is used to create the program and operating system के अंदर ही तो जाके डेटा सेव होता है। File structure is used to link the operating system and the program. And the most important is header file. कौन सी हेडर फाइल? stdio.h header file to connect the program and what operating system. क्यों? क्योंकि stdio.h का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। ऑपरेटिंग अपन प्रोग्राम लिखते हैं और उसका आउटपुट एज ऑपरेटिंग सिस्टम पे आता है, सो दैट्स व्हाई stdio.h। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। मैम हम्म जैसे फाइल सिस्टम हम जैसे डेटाबेस हम यूज करते हैं, तो क्योंकि जैसे सी में हाँ तो डेटाबेस यूज डेटाबेस में फाइल सिस्टम में क्या होता है? फाइल में हम लोग पहले प्रोग्राम बनाते हैं एंड प्रोग्राम के थ्रू हम लोग कोई फाइल को क्रिएट करते हैं। तो जो भी फाइल क्रिएट करते अपडेट करते व्हाटएवर जो भी करेंगे वो एज अ डेटाबेस में जाके स्टोर होती है। बट इन सी क्या होता है, वो जो भी फाइल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं तो जाके स्टोर होती है। सो लिंक कर रहा है ना फाइल स्ट्रक्चर। एंड सेम stdio.h का भी काम वही हो रहा है कि जो प्रोग्राम, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, लिंक कौन करता है प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम को? तो लिंक करता है ऑपरेटिंग और प्रोग्राम को स्टैंडर्ड इनपुट फाइल, इनपुट आउटपुट फाइल जो कि हेडर फाइल है, और एक आता है फाइल स्ट्रक्चर जो कि प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम को लिंक करवाता है। समझा? यस। यस Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। ओके एक और क्वेश्चन। नेम ऑफ द टर्नरी ऑपरेटर इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेम अ टर्नरी ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें जो ऑपरेटर यूज करते उसका नाम क्या है टर्नरी ऑपरेटर में? बहुत इजी है। यस हाँ तनुश्री। क्वेश्चन मार्क। अच्छा हाँ नंदिनी। Question mark. रिया। अरे बलवेश। क्वेश्चन मार्क। अच्छा सो आंसर इज कंडीशनल ऑपरेटर। वो जो क्वेश्चन मार्क जो देते हैं उसके बाद जो कोलन देते हैं, कंडीशन लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। बाप रे। Now
next question. What is preprocessor? Preprocessor. Preprocessor. What is preprocessor? थोड़ा दिमाग लगाओ. प्रीप्रोसेसर नाम से ही है प्रीप्रोसेसर. प्रीप्रोसेसर. अच्छा शार्दुल. Ma'am, header files are the preprocessors. अच्छा ठीक है. और बस. So preprocess. हाँ. Header files are called the preprocessors. Like when we use hashtag include std.h, that time we use predefined functions printf and scanf. When we use console based application, that time we use get ch and But my question is, what is preprocessor? Preprocessor. Preprocessor. is also known as header file. अच्छा मैं बता देती हूँ. प्री प्रोसेसर मीन्स क्या होता है, पहले हिंदी में बता देती हूँ. प्री प्रोसेसर मतलब प्री पहले करना एंड देन उसको प्रोसेस करना. इसका मतलब ये होता है जो प्रोग्राम की सोर्स फाइल होती है वो एग्जीक्यूशन मतलब कंपाइलर के पास सेंड करने के पहले जो प्रोसेस होती है that process is preprocessor. Means preprocessor is a software program that processes a source file before sending, after sending nahi, before sending it to be a compile, which include header file, क्या बोलते उसको, माइक्रोज, फंक्शंस, ये सब कुछ सेंड करने के पहले जो प्रोसेस होती है, कंपाइलर के पास सेंड करने के पहले जो प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर. समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पता नहीं कितने लोगों को समझा. मैम ये प्रोसेस जैसे कंपाइलेशन टाइम के पहले होती है. हाँ. जब कंपाइल होने मतलब होने के कंपाइल पहले जो होने के पहले जो प्रोसेस होती है, चेकिंग होती है, पूरा चेक करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है प्री प्रोसेसर. Yes. ठीक है. Now next question is, what is the use of semicolon at the end of every program statement? अच्छा अंजलि. Ma'am, it means end of statement. एक लाइन में बोल के खत्म. नेक्स्ट बलवेश. Ma'am, end of the line or and termination of the line. अच्छा बलवेश, सॉरी शार्दुल. Semicolon is used to terminate the statement of a program. It can be used in every statement. If you want to terminate the statement, then you use semicolon. अच्छा नंदिनी. Semicolon is used to terminate the program, and the means it is used to show that the line or the statement is completed. अच्छा तनुश्री.
Semicolon is used for to understand compiler that this sentence is terminated. अच्छा, देखा कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आंसर दिए हैं। वो आंसर को आप लोग नोटिस करो, आंसर है तो एक ही, बट जब मैंने बोला कि नहीं थोड़ा लेंदी होना चाहिए, एक वर्ड में तुम लोग बता देते हो, वैसा नहीं होना चाहिए, तो आंसर को हम लोग रिक्रिएट करते हैं और वही रिक्रिएट को सिलेक्ट किया जाता है। क्योंकि आप एक लाइन में आंसर देके छोड़ दोगे, व्हाट इज फंक्शन, ऐसा बोला तो एक लाइन में अगर आप फंक्शन का आंसर दे दोगे, या व्हाट इज सेमीकोलन, सेमीकोलन का आंसर आप एक लाइन में दे दोगे, तो आगे वाला क्वेश्चन बोलेगा यार ये तो लिमिटेड में आंसर दे रहा है, वेट करता है वो। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको आंसर को क्रिएट करते आना चाहिए, तब जाके जो आगे वाला बंदा है उसको समझ में आता है कि हाँ ये नॉलेजेबल पर्सन है। एक लाइन में आंसर वो देता है जो रट्टा मारता है, जिनको प्रॉपर तरीके से ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए, जब भी आप आंसर दोगे तो उसको रिक्रिएट करके आंसर देना चाहिए। क्लियर? Yes, ma'am. Yes. क्वेश्चन क्या था मेरा, किसी के अंदर जो टॉपिक है, किसी के अंदर जो भी टॉपिक है वो बिना देखे कौन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन, मतलब एक्चुअल में कैसा क्या जाता है, फ्लो कैसा जाता है, ये बिना देखे कौन एक्सप्लेन कर सकता है। स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है किसी एक सिंटैक्स का, या फिर पूरा मतलब पूरा सी एक प्रॉपर तरीके से चाहिए मुझे, पूरा सी कौन एक्सप्लेन कर सकता है, किसके बाद क्या आता है क्या नहीं आता है, ये सब कौन एक्सप्लेन कर सकता है बिना देखे, एकदम प्रॉपर चाहिए। किसी के भी मशीन पे सिलेबस ओपन नहीं चाहिए। अश्विनी, बिना देखे कौन बता सकता है, बोलो, है कोई? हम मैं ट्राई कर सकती हूँ। ठीक है, करो, स्टार्ट। Yes, ma'am. So basically, C is a structure-oriented programming language. C is a basic programming language. There are two data type in C language, predefined and there are two data types in C language. Primary and secondary. In primary data type, integer, float, character. In secondary data type, array, pointer, string, structures. Data types are types of particular data types are types of particular item where we stores the values. Then variable is a memory location where we stores the values. And there are some rules in when we write variables. We cannot write the number before the variable name. We cannot give the symbols before the variable name. Always starts with alphabets. After the variable, we can give the underscore or the number. The minimum characters of variable is 8 and maximum is 15. After that, in primary data types, integer has a integer integer has two byte integer percent specifier is %d. Float
format specifier is %f and denoted with float keyword. And after that, character is denoted with the %c, denoted with ch, and the format specifier is %c. After that, we array in secondary data type array is a secondary data type. Its size is 2 byte, but as per the need we can change the size of array. After that, array is a collection of similar data types. Then pointer we use to stores the address of the variable. And array pointers string is a secondary data type. Its size is 2 byte, but as per the need we can change the size of the string. The person specifier is a %s. Array is a collections of more than 2 characters. Then functions, there are 2 types of functions, call by value and call by reference. In call बोलो। कॉल बाय रेफरेंस जो पॉइंटर्स में आता है उसमें 2 आते हैं। बोलो। अब आगे का याद नहीं आ रहा है। अच्छा, तो भी इतना बताया, गुड। अब सीक्वेंस सुनो। क्यों सीक्वेंस? बिकॉज सीक्वेंस मैटर करता है। जो मैंने आप लोगों को सिखाया है उसी सीक्वेंस में बताया है, जिस तरीके से आपको कोई एप्लीकेशन डेवलप करते समय प्रॉब्लम नहीं जाती है। सो सीक्वेंस मींस, सबसे पहले हम लोगों ने सी पढ़ा था, ठीक है। सो सी इज अ स्ट्रक्चर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972, ओके। उसके बाद सी में मैंने आप लोगों को कुछ डेटा टाइप्स बताए थे। डेटा टाइप्स इसीलिए बताए थे, सीक्वेंस देखो कैसे याद रखना, ठीक है। डेटा टाइप इसलिए बताए थे ताकि हम लोग इस डेटा टाइप का यूज करके आगे जाके प्रोग्रामिंग में इसको प्रॉपर तरीके से ले या कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज कर सके। तो डेटा टाइप में 2 आते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप एंड सेकेंडरी डेटा टाइप। प्राइमरी में हम लोगों ने देखा था इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, एंड सेकेंडरी में मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग, एरे, पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर बताया था। अब जो भी यहाँ पे सी में हम लोग प्राइमरी डेटा टाइप यूज करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया जाता है, बट अदर लैंग्वेज में इसको यूज नहीं करते हैं। सो पर्टिकुलर इसके पर्टिकुलर फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। जब हम लोग ये वेरिएबल पढ़ लेते हैं तो बेसिक कुछ प्रोग्राम्स होने चाहिए, इसलिए हम लोगों ने बेसिक प्रोग्राम को देखा था। देन आफ्टर बेसिक प्रोग्राम को करने के बाद अगर मुझे कुछ सिचुएशन दी गई जाएगी तो हम लोगों को वहां पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग वहां पे डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, जिसमें 3 टाइप आते हैं, इफ एल्स, नेस्टेड इफ। तो अगर कंडीशन 1 है तो इफ लगा लो, अगर मल्टीपल कंडीशन है तो एल्स इफ लगा लो, बट अगर कंडीशन के अंदर कंडीशन है तो नेस्टेड इफ लगा लो। बट अगर कंडीशन तो है, सब कुछ है, बट ये जो कंडीशन है बार बार रिपीटेशन करवानी है, तो हम लोग लूपिंग देखते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने लूपिंग में 3 टाइप के लूपिंग देखे थे, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। सबका कंसेप्ट अलग अलग है, सबके सिंटैक्स अलग अलग है। फॉर लूप बोलता है कि मैं स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों आप लोगों को बता सकता हूँ। वही व्हाइल लूप जो बोलता है वो बोलता है कि मुझे एंडिंग पता है, स्टार्टिंग आप खुद कर लो। बट जो डू व्हाइल बोलता है, स्टार्टिंग एंडिंग में बता दूंगा, बट कुछ भी हो स्टार्टिंग मेरी, कुछ भी हो एंडिंग मेरी, बट एक बार लूप चलेगा, मतलब चलेगा चाहे मेरी एंडिंग कुछ भी हो।
या एग्जीक्यूट ना हो तो भी मैं एक बार चलाऊंगा। तो ये थी लूपिंग। अब मैंने डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बता दिया था आप लोगों को, लूपिंग बता दिया था। बात आती है अब आगे क्या, तो आगे जितने भी हम लोग पढ़ते हैं दैट इज सेकेंडरी डेटा टाइप। तो सेकेंडरी डेटा टाइप में जैसे मान लो मैंने आप लोगों को लूपिंग बताई है, लूपिंग में बहुत सारे लोगों की एंट्री मुझे एक साथ एक ग्रुप फॉर्मेट में डालनी है, तो इसलिए नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एरे। एरे में क्या होता है कि एरे में आप लोग एक ग्रुप में, पर्टिकुलर एक ग्रुप में सेम सेम टाइप की एंट्री डाल सकते हो। मान लो इंटीजर का एरे है तो उसमें इंटीजर वैल्यू, फ्लोट है तो फ्लोट की वैल्यू, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर की वैल्यू, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की वैल्यू। ये होता है एरे। अब एरे में भी बहुत सारा कुछ होता है, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। एरे में सबसे पहले बता दूं कि अलग अलग टाइप के एरे होते हैं, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, व्हाटएवर जो भी है। बट एरे में मेन कंसेप्ट ये है कि आप किस टाइप का एरे लगाना चाहते हो यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर का अगर डेटा स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, अलग अलग टाइप के सॉर्ट, अलग अलग टाइप की सर्चिंग होती है। सर्चिंग की अगर बात करें तो सर्चिंग में हम लोग अगर किसी को ढूंढना होता है तो हम लोग सर्चिंग यूज करते हैं, दैट इज लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। सो बेसिकली ये दो सर्च ज्यादा यूज होते हैं, आगे जाके हम लोगों ने देखा भी है और आगे जाके इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। लीनियर सर्च मतलब 1 बाय 1 एलिमेंट को सर्च करना होता है, वही बाइनरी सर्च में मिड पॉइंट निकाल के एलिमेंट को जो सर्च किया जाता है उसको बाइनरी सर्च बोला जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम लीनियर सर्च यूज होता है, बट अगर जब कॉम्प्लिकेशन आती है तो डेफिनेटली हम लोग बाइनरी सर्च के ऊपर स्विच करते हैं। नेक्स्ट अगर सर्चिंग हो गई, मुझे करना है सॉर्टिंग, तो सॉर्टिंग के भी मैंने आप लोगों को दो बताया, बाकी के आप लोग कर सकते हो, आई होप करोगे। तो सॉर्टिंग में मैंने आप लोगों को सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट बताया था। सिलेक्शन सॉर्ट 1 बाय 1 सॉर्टिंग की जाती है, वो बहुत ही इजी तरीके से होती है, बट वही बबल सॉर्ट बंच में सॉर्टिंग की जाती है, बट इसमें रिपीटेशन ज्यादा होते हैं, टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल लीनियर सर्च को सिलेक्शन सॉर्ट को यूज की करते हैं एज कंपेयर टू बबल सॉर्ट। तो ये थी सॉर्टिंग। बट अगर मुझे एक साथ एक ग्रुप मैट्रिक्स फॉर्मेट में कुछ डालना है तो हम लोग यहाँ पे बाय सेकेंड टू डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे में भी हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम देखे थे, अपर डायगोनल, लोअर डायगोनल वगैरह वगैरह। उसके बाद एरे होने के बाद मैंने आप लोगों को कोड को कैसे डिवाइड करते हैं उसके लिए मैंने आप लोगों को फंक्शन बताया था। फंक्शन के बेसिकली दो टाइप होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड मतलब जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके, प्रिंटफ, स्कैनफ वगैरह वगैरह, गेट सेस। तो अब बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की, तो उसके दो टाइप होते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू मतलब जो वैल्यू के थ्रू पास होता है, एंड कॉल बाय रेफरेंस मतलब कि एड्रेस के थ्रू वेरिएबल में जो वैल्यू पास होते हैं उसको हम लोग कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। कॉल बाय वैल्यू के भी 4 टाइप होते हैं, without return, without argument, without return, with argument, with return, with argument, with return, without argument। एंड कॉल बाय रेफरेंस का एक ही टाइप होता है, विदाउट रिटर्न, विथ आर्ग्यूमेंट। बट कॉल बाय रेफरेंस हमेशा एग्जीक्यूट किया जाता है पॉइंटर के थ्रू। अब ये फंक्शन हम लोग क्यों यूज करते हैं, बिकॉज फंक्शन के थ्रू हम लोग जो लार्ज प्रोग्राम होता है उसको स्मॉल स्मॉल ब्लॉक में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं। एंड फंक्शन ये जितने भी टाइप्स होते हैं इनका अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन होता है, जो कि हम लोगों ने प्रोग्राम में देखा था। बात करते हैं अभी कॉल बाय रेफरेंस की, इसके साथ पॉइंटर जुड़ता है। तो पहले पॉइंटर बता दूं कि पॉइंटर आपका सेकेंडरी डेटा टाइप होता है। पॉइंटर स्टोर करता है एड्रेस, मेमोरी लोकेशन का, जिसका एड्रेस उसके पास स्टोर है वहां पे जाके वो डायरेक्टली जंप करता है। पॉइंटर को डिफाइन करने के लिए एस्ट्रिक साइन का यूज करते हैं। मैंने आप लोगों को पॉइंटर टू पॉइंटर, ट्रिपल पॉइंटर, डबल पॉइंटर ये सब कुछ बताया था, एड्रेस टू एड्रेस, एड्रेस टू पॉइंटर, पॉइंटर टू एड्रेस, पॉइंटर टू पॉइंटर, ये सब कुछ हम लोगों ने देख चुके हैं। फिर ये जब कॉल बाय रेफरेंस और पॉइंटर हो जाता है तो बात आती है कि अब मुझे एरे के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर डाल के एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग बनानी होती है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है स्ट्रिंग का। अब स्ट्रिंग का जब भी कंसेप्ट आता है तो आप स्ट्रिंग के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होती है, स्ट्रिंग की खुद की एक लाइब्रेरी फाइल होती है, दैट इज string.h। उसका यूज करके आप स्ट्रिंग के जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन है उसका यूज कर सकते हो।
स्ट्रिंग में और भी फंक्शंस होते हैं, गेटेस पुटेस, जो कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए ही यूज किया जाता है। स्ट्रिंग अगर आप यूज करोगे तो आप पर्टिकुलर पीएस के टेक्नोलॉजी जैसी ये स्ट्रिंग होती है उसके लिए एरे की जरूरत नहीं होगी, आप स्ट्रिंग का यूज करके वो एग्जीक्यूट करवा सकते हो। जब भी हम लोग एरे लेते हैं तो उसमें फिक्स होता है, बट स्ट्रिंग में आप बहुत ज्यादा साइज डाल दो और कम स्ट्रिंग डालो तो भी चलेगा, क्योंकि ये पॉसिबल ओनली स्ट्रिंग में ही होता है। फिर ये सब कुछ होने के बाद अगर मुझे कलेक्शन ऑफ ऑल द डेटा टाइप या ग्रुप ऑफ ऑल द डेटा टाइप चाहिए रहता है तो हम लोग स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप होता है। स्ट्रक्चर एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि आगे जाके हम लोग सी प्लस प्लस में यूज करते हैं, बिकॉज स्ट्रक्चर एंड क्लास ये लगभग सेम ही दिखते हैं, सिर्फ थोड़े से डिफरेंस है। स्ट्रक्चर में स्ट्रक कीवर्ड यूज करते हैं, साथ में स्ट्रक्चर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जो कि हम लोगों ने सी में अभी तक ऑब्जेक्ट को नहीं देखा था, बट वही हम लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं, बिकॉज स्ट्रक्चर ऑल अबाउट डेटा टाइप डिक्लेरेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप डिक्लेरेशन होता है। स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन होता है, स्ट्रक्चर सम ऑफ दी डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। स्ट्रक्चर के अंदर के डेटा को अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हमेशा एक्सेस करना पड़ेगा, विदाउट ऑब्जेक्ट आप कुछ नहीं कर सकते हो। स्ट्रक्चर का जो भी ऑब्जेक्ट बनता है वो मेन के अंदर, मेन के बाहर आप कहीं पे भी बना सकते हो। और ये स्ट्रक्चर डायरेक्टली जंप करता है आगे जाके सी प्लस प्लस के ऊपर, बिकॉज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्ट्रक्चर रिलेट करता है क्लास से, बट इतना ही डिफरेंस है कि क्लास में फंक्शन लिए जाते हैं, स्ट्रक्चर में ओनली डेटा टाइप मेंशन करते हैं। इसीलिए इसका एडवांस तो बना है, इसीलिए क्या बना है, सी प्लस प्लस बना है, जिसके थ्रू हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। देन उसके बाद स्ट्रक्चर से रिलेट करते हैं हम लोग यूनियन में, बिकॉज स्ट्रक्चर इज अ सम ऑफ द डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, बट वही यूनियन में जिसका साइज ज्यादा होता है उसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, यूनियन सेम एज अ स्ट्रक्चर होता है, बट डिफरेंस इतना ही है कि स्ट्रक्चर में सम होता है और यूनियन में जिसका ज्यादा साइज उसको कंसीडर किया जाता है। यूनियन में भी यूनियन वर्ड से ही यूनियन क्रिएट किया जाता है, यूनियन में भी ऑब्जेक्ट क्रिएट जाता है, बट प्रॉब्लम ये जाती है कि यूनियन जब आप लोग यूज करते हो तो यूनियन में कॉम्प्लिकेशन आते हैं, स्ट्रक्चर में आते नहीं है, इसलिए स्ट्रक्चर के थ्रू सी प्लस प्लस क्रिएट किया गया है। अब बात आती है फाइल हैंडलिंग की, तो फाइल हैंडलिंग इसलिए हम लोग यूज करते हैं क्योंकि जो भी आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन बनाओगे उस एप्लीकेशन का एक प्रॉपर डेटाबेस होना चाहिए, जो कि सी एंड सी प्लस प्लस ये डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करता है। और यहाँ पे कोई डेटाबेस हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते, बट एज अ टेम्पररी बेसिस पे अगर मुझे डेटाबेस को क्रिएट करना है, मुझे फाइल को क्रिएट करना है, तो हम लोग फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं। फाइल हैंडलिंग में भी प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिसका यूज आप लोगों को करना पड़ता है। फाइल कैपिटल फाइल एक स्ट्रक्चर है जिसमें सारे प्री डिफाइंड स्टोर है, और फाइल के थ्रू हम लोग रीड राइट अपेंड वॉटेवर जो भी आप लोग करना चाहते हो, बाइनरी फाइल क्रिएशन करना चाहते हो, ये सब कुछ हम लोग फाइल हैंडलिंग में क्रिएट करते हैं। तो ये ऑल अबाउट सी था जो मैंने आप लोगों को बताया। आई डोंट नो कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों के बट ये मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए था। कितने मिनट में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, किसी ने नोटिस किया? अगर जिस हाँ, तो अगर ऐसा बताओगे जहाँ पे आप इंटरव्यू देने जाओगे, अगर उसने बोला कि आपने सी में क्या पढ़ा है, तो अगर 10 मिनट का एक्सप्लेनेशन हो गया, सो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से बताया है पूरा कनेक्ट करके बताया, कहीं पे भी डिस्कनेक्ट नहीं होने दिया। समझा? यस मैम। Yes, ma'am. बस इतना बता दो। अगर थ्योरी की बात करूँ तो थ्योरी में इतना ही चाहिए। प्रैक्टिकली करके दिखाना है तो प्रैक्टिकली जब आप थ्योरी में सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है, फर्स्ट राउंड क्लियर करोगे तो डेफिनेटली सेकंड राउंड के लिए ही जाओगे ना, तो सेकंड राउंड में फिर करके दिखाना प्रैक्टिकल कैसा होता है। समझा? यस Yes, मैम। ma'am. अब थोड़ा सा और एक मैं कंसेप्ट सिखा देती हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सर्च किया जाता है, एंड जब आप लोगों को आंसर आंसर में आपको एरर आते हैं, सॉरी प्रोग्राम में जब आपको एरर आते हैं तो उसको सर्च कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो प्रोग्राम में जो एरर आते हैं उसको आप लोग डाल दोगे गूगल पे। गूगल पे डालने के बाद जैसे कि मान लो अब मेरे पास कोई एरर नहीं है,
बट मान लो मैंने ऐसा सिंटैक्स एरर ऐसा कुछ आया है और वो मैंने डाल दिया। जैसे ही मैंने सिंटैक्स एरर डाला है, यहाँ पे 2-3 वेबसाइट को छोड़ के पहले तो एरर जो भी आता है उसको कॉपी करना और डाल देना अपने गूगल पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना, एक स्टैक ओवरफ्लो नाम की वेबसाइट होती है, ठीक है, मेरा पर्सनल सजेशन है। स्टैक ओवरफ्लो नाम की एक वेबसाइट होती है, जो भी आप एरर डालोगे उस स्टैक ओवरफ्लो वाले वेबसाइट पे जाना। जैसे आप जाते हो, अब एरर नहीं है इसलिए ऐसी दिख रही है, बट जैसे आप जाते हो वहां पे कुछ ना कुछ आपको टिक दिखता है। अब एरर 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 अगर आता तो वहां पे एरर के कुछ सॉल्यूशन भी आते, ठीक है। अब जैसे कि ये है, ये वाला एरर है, मान लो इस एरर पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये कुछ एरर आया है, इस एरर पे मैंने क्लिक किया, तो अगर मैं इसको नीचे में स्क्रॉल करूंगी, जहां पे भी आपको ये ग्रीन टिक मिलता है, दैट मीन्स ये आपका प्रॉपर आंसर सॉल्यूशन आपको निकाल के दे रहा है, और ये सॉल्यूशन सच में एग्जीक्यूट होता है। मैं स्पेशली स्टैक ओवरफ्लो में ही जाके एरर को सर्च करती हूँ, और होप सो कि आप लोग भी करोगे। अगर कोई एरर आता है तो डायरेक्टली वो एरर उठाओ और कॉपी पेस्ट करो। कॉपी पेस्ट करने का भी तरीका होता है, प्रॉपर पहले पढ़ लो और वहां से कॉपी पेस्ट करो, और फिर स्टैक ओवरफ्लो में जाओ। मतलब स्टैक ओवरफ्लो में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली गूगल पे जाओ तो वो पहली लिंक आपको स्टैक ओवरफ्लो ही दिखाता है। तो वहां से आप लोगों के जो भी एरर है वो आप वहां से सॉर्ट आउट कर सकते हो। मैं सबके रिलेटेड बात कर रही हूँ, एक के रिलेटेड बात नहीं कर रही। समझा? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये हो गया एरर सॉल्व करने का तरीका। अब बात आती है स्टडी कैसे करते हैं। तो स्टडी एक ही ट्यूटोरियल से नहीं करनी पड़ती है, जितने ट्यूटोरियल से उसमें से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को अच्छे से पता है, क्या पता है आप लोगों को पता है W3 स्कूल पता है, ठीक है। W3 स्कूल ये सबको पता है, ठीक है। W3 स्कूल, जावा ट्यूटोरियल, जावा टी पॉइंट, ठीक है। ये सारी वेबसाइट में जाके आप लोग सर्च कर सकते हो डेटा को, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, या जो एक्स्ट्रा का डेटा आप वहां से जाके सर्च कर सकते हो। दूसरी बात है कि अगर आपको क्वेश्चंस अगर चाहिए रहते हैं तो गूगल पे आप डायरेक्टली डाल देते हो सी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। अगर ऐसा मैंने यहाँ पे डाला सी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन एंड आंसर, तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत सारा डेटा यहाँ पे शो होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा डेटा शो होगा, आप किसी भी वेबसाइट में जाके डेटा को ले सकते हो। बट जो ये जावा टी पॉइंट है, मतलब मेरा सजेशन है, मुझे लोगों का नहीं पता, जो जावा टी पॉइंट है या ये सिंपली लर्न है, यहाँ से आप ना लो तो अच्छा ही है। बट हाँ, इंडिया बिक्स में जाके आप लोग डेटा को ले सकते हो, यहाँ पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो यहाँ से भी आप लोग क्वेश्चन को रेफर करो और पढ़ सकते हो। दूसरी बात है हैकेथॉन। हैकेथॉन नाम की एक वेबसाइट है, जहाँ पे जाके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लो और वहाँ पे भी अपने पॉइंट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हैकेथॉन एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप लोगों को हैकर रैंक भी है एक, ठीक है, जहां पे आप लोग अपनी रैंक बना सकते हो। कितने लोगों को पता है हैकर रैंक? हाँ, एक को पता है। हैकर रैंक में आप लोग जा सकते हो, जहाँ पे कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, टेस्ट केस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। वहां पे जाके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और हैकेथॉन के बारे में किसको पता है? पता है। तो वहां पे जाके जब पॉइंट्स मिलते, एक दो और वेबसाइटें लगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगी, ऐसी वेबसाइट्स में आप लोगों को पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स आपको कलेक्ट करने पड़ते हैं, एंड ऐसा भी होता है कि ये पॉइंट्स आप लोग अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स में डालते हो तो वहां से भी वैकेंसी आपके लिए ओपन हो जाती है, ठीक है। तो ये भी इसका बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि आगे जाके अगर आप मल्टीनेशनल के लिए ट्राई करना चाहते हो तो वहां पे टेस्ट केसेस दी जाती है, टेस्ट केसेस।
तो उस टेस्ट केसेस ये सब कुछ आपको हैकर रैंक या हैकाथॉन वाले वेबसाइट में मिल जाएगा। तो डेफिनेटली ये 2 वेबसाइट को प्लीज जाओ और वहां पे जाके खुद का रजिस्ट्रेशन कर लो। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। और हाँ मैम इतना, हाँ बोलो। एक और जैसे आप वेबसाइट्स बता रहे थे जैसे वो जावा टी पॉइंट वगैरह, तो सी और सी प्लस प्लस की एक ऑफिशियल वेबसाइट भी होती है जिसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन डीप में दी होती है, तो वो हाँ भी रेफर कर सकते हैं। हाँ, वो भी आप लोग रेफर डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है। जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट में तो हर कुछ डिप में ही दिया जाता है। जैसे मोंगो की भी ऑफिशियल वेबसाइट है, रिएक्ट की भी ऑफिशियल वेबसाइट है, अभी तो चेंज हो चुकी है। बट हाँ, उनके इसमें डीप में दिया जाता है। बट पहले कैसा ना कि आप लोग छोटा छोटा देख लो, फिर उसके बाद उनके वेबसाइट में जाओ। मैंने बूटस्ट्रैप का भी आप लोगों को वैसे ही बताया था कि पहले छोटा छोटा देख लो, फिर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। अगर आप लोगों को पढ़ना प्रॉपर तरीके से आता है और फिर समझ में आता है, तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हो, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट में ऐसी कुछ वर्डिंग होती है जो कि हमारे सिर के ऊपर से जा सकती है, कुछ कुछ लोगों के, कुछ लोगों के नहीं। तो इसीलिए मैं वो नहीं बोल रही थी। बट हाँ, अभी आप लोगों का पढ़ के हो गया है तो डेफिनेटली आप उनके वेबसाइट में जाके भी देख सकते हो। ठीक है। कानेटकर सर की बुक भी रेफर आप कर सकते हो। ठीक है। कानेटकर सर की बुक भी अभी आप रेफर कर सकते हो, जो कि सी एंड सी प्लस प्लस जावा के लिए बनाई गई है उन्होंने। तो वो भी आप लोग देख सकते हो। कानेटकर की बुक भी मेरे पास बट अभी नहीं है। ओके। तो यस। और और अगर YouTube की मैं बात करूं तो YouTube पे आप देख सकते हो। ठीक है। सी के ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल्स देख सकते हो। बट यस, यही होता है कि कुछ कुछ सॉल्यूशन अपने को YouTube पे नहीं मिलता है। मीन्स व्हाट, कि सीरीज तो हम लोग चालू कर देते हैं, बट सीरीज में अगर कुछ एरर आया तो वहां पे वो एरर नहीं बताता है, क्योंकि वो ओल्ड वर्जन में पढ़ा के हो चुका हुआ डेटा होता है और हम लोग अभी देख रहे हैं। तो कुछ जो एरर्स आते हैं वो हम लोगों को नहीं मिलते हैं। ठीक है। मतलब थोड़ा सा आधा अधूरा होता है। तो बेस्ट वे कि आप लोग वेबसाइट के थ्रू जाओ। बट अगर आप वेबसाइट के थ्रू नहीं जाना चाहते हो, यूट्यूब के थ्रू जाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो पीएसके के चैनल के थ्रू ही चले जाओ। बाकी सारे चैनल के बाद में चले जाना। समझा? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। बट ये जो मैंने आप लोगों को वेबसाइट बताई है हैकर रैंक, प्लीज इसमें रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आप लोगों को यूजफुल होने वाली है। ठीक है। जिन्होंने भी इसका रजिस्ट्रेशन किया है बहुत अच्छी बात है, बट जिन्होंने नहीं किया है, फ्री वाला ही करना सब कुछ। जिन्होंने नहीं किया है आज ही कर लो, अभी नहीं, घर से करना है। क्लियर? Yes, यस Yes, मैम। ma'am. ma'am. और हम्म, एक मिनट। जब भी आप लोग कुछ भी पढ़ते हो, ठीक है, उसको ऐसे दिमाग में रखो ताकि आगे जाके आपको उसका यूज होगा। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि आप लोगों को एक्सेल शीट बनानी है और उसमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को पूछे हैं वो आप लोगों को वहां पे डालना है, उसका गूगल पे सॉल्यूशन भी निकालना है बकायदा, और वो सॉल्यूशन आपको कॉपी पेस्ट करके वहां पे डालना है। कोई अलग अलग एक्सेल शीट नहीं बनाएगा, एक ही एक्सेल शीट बनाओ जिसमें अलग अलग टैब बना के आप लोग बाकी लोगों का डेटा भी एक्सेस करो। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि आपको जब क्वेश्चन सर्च करना है, अगर पहले चेक कर लेना कि किसी ने ये क्वेश्चन सर्च किया है, तो अननेसेसरी फिर से वो रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ अलग सर्च करो जो कि आप लोगों को समझ में आए एंड बाकी लोगों को भी उसका यूज हो। ठीक है। आंसर भी पॉइंट्स में रखो ताकि पढ़ने वाला जो इंसान है उसको समझ में आए कि उसने क्या लिखा है, और मतलब उसको यूजफुल होना चाहिए। खुद को तो होना चाहिए बट दूसरों को भी यूजफुल होना चाहिए। समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। और हम्म, हाँ, ये जो हैकर रैंक पे आप जाओगे, इसमें टेस्ट केसेस जो है वो टेस्ट केसेस सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है।
तो इसको आप लोगों को टाइम देके ही सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि फटाफट हो जाएगा, क्योंकि लेवल बाय लेवल होता है। इसीलिए आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करके देखना, फिर आपको आगे की प्रोसीजर समझ में ही आएगी। जब भी आप लोग इसके लेवल को क्रैक करते हो, ठीक है, 3-4 लेवल होती है, वो लेवल के हिसाब से जब आप क्रैक करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और आपको उतना नॉलेज भी आ जाएगा। इवन जो एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज के ऊपर भी फोकस करो। अगर आप लोग मल्टीनेशनल के लिए ट्राई कर रहे हो तो गूगल पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग एमसीक्यूज डालोगे तो बहुत सारे आप लोगों को एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस डालते हो तो उसमें मोस्टली टाइम पे एमसीक्यूज आते हैं, तो ये एमसीक्यूज भी आप लोगों को देखना है, क्योंकि एमसीक्यूज देखोगे तभी जाके, मतलब वही एमसीक्यूज मतलब पता है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, वो एमसीक्यूज को आप लोग सॉल्व करके देखो, लिखने विखने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं पे सॉल्व करके देखो, चेक करो। और ऐसा अगर कुछ अलग क्वेश्चन आप लोगों को दिखता है, वो क्वेश्चन को पकड़ो और अपने एक्सेल शीट में मेंटेन करो। जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो सबको पता है उसको डालने की जरूरत नहीं है, बट हाँ जो थोड़ा सा अलग आप लोगों को दिख रहा है वो आप लोग एक्सेल शीट पे डाला करो। क्योंकि ये जैसी एक्सेल शीट यहाँ पे इन लोगों ने बनाई है, मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही एक्सेल शीट आप लोग खुद बनाओ। ये तो इन्होंने सब कुछ मिक्स करके बनाई है, ठीक है, जो कि पिछले वाले इंटर्न्स थे, इन्होंने ये सब कुछ मिक्स करके बनाई है, बट आप लोग अलग अलग बना के रख सकते हो, ताकि जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो सिर्फ आप लोगों को ये एक्सेल शीट ही देखने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब इसके रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। यस, एक मिनट।